हेलो बच्चों, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर। और अभी तक वही हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 6 जिसका नाम है हेलोएल्केन और हेलोएरीन। देखो बच्चों, हम इस चैप्टर का मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन से लेकर उसके सारे रिएक्शन मैकेनिज्म तक का जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया। आज हम बात करेंगे भाई स्टीरियो केमिस्ट्री की, कि स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होता है। तो चलो देखते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। देखो, स्टीरियो केमिस्ट्री होती है हमारे जो एलिमेंट्स हैं, हमारा जो मॉलिक्यूल है, उसके जो एटम्स हैं वो कैसे अरेंज्ड हैं, वो किस स्ट्रक्चर में अरेंज है और उससे क्या इफेक्ट होता है भाई हमारी ज्योमेट्री पे। देखो फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कार्बन का कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसकी जो चारों स्ट्रक्चर्स होती है वो ऐसे अरेंज होती है। दो तो प्लेन मतलब दिस प्लेन लाइन पर जो मेरे एटम्स अरेंज होंगे, फॉर एग्जाम्पल ए और बी, ये है मेरे प्लेन में। ये जो मैं बना रही हूँ इसको बोलते हैं हम वेज बॉन्ड। वेज बॉन्ड का मतलब होता है टुवर्ड्स द प्लेन। और ये है भाई हमारे पास डैश लाइन। डैश लाइन का मतलब होता है भाई अवे फ्रॉम द प्लेन। देखो मेरे पास कोई कार्बन एटम है जिससे चार जो एटम्स है वो अरेंज्ड है। मेरे पास भाई यहाँ कार्बन एटम है और इससे चार एटम्स और अटैच्ड है, ठीक है। अब ये जो कार्बन का मॉलिक्यूल है इससे मेरे पास देखो एक ए अरेंज्ड है, एक बी, एक डी और एक ई। अब मुझे इन लाइन से क्या मतलब है, ये जो मेरी प्लेन लाइन है इनका मतलब मैंने अभी आपको बताया कि पेपर पे जो हमारी लाइंस बनी हुई है, जो हमारे एटम्स बने हुए हैं, उनको बोलेंगे भाई हम सिंपल लाइंस जो हैं वो हमारी पेपर पे होंगी। नेक्स्ट जो हमारी ये जो डी ग्रुप जहाँ अटैच्ड है, डी एटम जो मेरा अटैच्ड है, ये हमारी वेज लाइन पे है। वेज लाइन का मतलब होता है टुवर्ड्स द प्लेन, मतलब हमारी तरफ जो चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस बोर्ड के ऐसे खड़ी हूँ, ए और बी प्लेन में है, डी मेरी तरफ और जो ई है वो डैश लाइन पे, तो वो अवे फ्रॉम द मी होगा, मतलब वो ब्लैक बोर्ड से अवे होगा। मतलब जो बोर्ड है उसकी तरफ डी है और उसके अवे कौन सा है, ई। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं भाई हम स्टीरियो केमिस्ट्री। इस अरेंजमेंट के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री में। देखो इसमें ना एक खास बात है, मैं इसको किसी भी तरीके से मैं इसको अरेंज कर दूं। जैसे इसको हम बोलते हैं भाई वेज डैश फॉर्मूला, ठीक है। वेज डैश में ये ऐसे अरेंज्ड है। अब देखो ये मैंने बनाया भाई फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। ये देखो इसमें मान लो मैं इनको ऐसे अरेंज कर दूं। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे अरेंज नहीं होते, मैं बस आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ। मैंने इनको ऐसे अरेंज कर दिया, क्या इसमें ऐसा कुछ हुआ कि जो मेरे कार्बन से कनेक्टिविटी है एटम्स की वो चेंज हुई? देखते हैं। देखो यहाँ पर मेरा ए एटम कार्बन से अटैच था, यहाँ भी था बिल्कुल। यहाँ बी सी से अटैच था, यहाँ भी जो बी है वो सी से अटैच्ड है। यहाँ मेरा जो ई है वो सी से अटैच्ड है, यहाँ भी ई सी से, और जो डी है वो भी सी से। तो अरेंजमेंट जो है ना, मतलब मेरा अटैचमेंट जो है एटम्स का वो बिल्कुल सेम टू सेम है, पर जो इनका हमने स्ट्रक्चर बनाया वो अलग है। लेकिन इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है। जैसे इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है भाई ए बी सी डी ई, इसका भी यही है ए बी सी डी ई। तो ये होती है भाई हमारी अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल और ग्रुप और एटम्स। तो यहाँ पर जब कोई भी चेंज नहीं होता, मतलब हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला, हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, IUPAC नॉमेनक्लेचर सेम रहता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स भी सेम रहता है, तो इसको बोलते हैं भाई हम स्टीरियो केमिस्ट्री। तो इतनी बात समझ में है कि स्टीरियो केमिस्ट्री होती क्या है। देखो इसके बाद हम पढ़ते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखो ये सब हम क्या कर रहे हैं, बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं स्टीरियो पढ़ने के लिए। स्टीरियो केमिस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस होते हैं फर्दर ऑन, तो उनके लिए हमें बेसिक चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं भाई PPL, जिसका मतलब होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो क्या करती है, देखो मेरे पास कोई रैंडमली ओरिएंटेड कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे मैंने ऐसे उस मॉलिक्यूल को अरेंज कर लिया। अब क्या होता है, जब मैं इस मॉलिक्यूल से निकोल प्रिज्म के थ्रू लाइट जब पास आउट करवाती हूँ, तब क्या होता है, वो निकोल प्रिज्म क्या करता है, इस पूरे मॉलिक्यूल को सिर्फ एक डायरेक्शन में जो है रोटेट कर देता है। अब वो डायरेक्शन कोई भी ये अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लेता है। मतलब ये क्या करता है, सिर्फ ओनली इन वन डायरेक्शन जो है अपनी लाइट को रोटेट करता है। सच अ बीम ऑफ लाइट विच हैज वाइब्रेशन ओनली इन वन प्लेन, गॉट दिस थिंग,
ठीक है। अब क्या किया, जैसे ही मैंने इस मॉलिक्यूल पर लाइट डाली वैसे ही इस मॉलिक्यूल ने क्या किया, ये मेरा निकोल प्रिज्म है, इसने इस पूरे को एक ही में जो है वो लाइन में अरेंज कर दिया। तो ये काम करती है भाई हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इससे क्या होता है, इससे जो होता है भाई वो हम पढ़ेंगे आगे ऑप्टिकल एक्टिविटी में कि ये ऑप्टिकल क्या होता है। देखो ऑप्टिकल वर्ड से क्या मतलब है, ऑप्टिकल वर्ड से क्या मतलब है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ये हम पढ़ते हैं अभी। ये हमें काम आने वाली है भाई बहुत ज़्यादा। हमारी SN1 और SN2 रिएक्शन जो हमने लास्ट पार्ट में पढ़ी थी उसके लिए हमें मेजर इफेक्ट करेंगे ये ऑप्टिकल कंपाउंड्स। देखो compounds rotate the plane polarized light when it is passed through their solution by Nicol prism। तो ये जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं यही क्या करते हैं, हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करवाने के टाइम पर क्या करते हैं, एक डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं। बात समझ में आई इतनी कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो है वो कैसे होते हैं। जब भी हमारी लाइट सिंगल डायरेक्शन में रोटेट हो रही होगी इसका मतलब भाई वो कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, और ऐसा ही हमारा टर्म है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो ये क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ द कंपाउंड्स रोटेट द लाइट विच लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इससे क्या मतलब है, देखो जैसे मैंने आपको एक बात बोली अभी, जैसे ही मैं निकोल प्रिज्म लगाऊंगी, मैंने कोई भी, मेरे पास कोई भी XYZ मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब मैंने निकोल प्रिज्म लगाया और मैंने इससे कोई लाइट पास करी, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने बोला ये डायरेक्शन भाई वन डायरेक्शनल होता है ना, तो मान लो इसने इस डायरेक्शन में रोटेट करी तो ये क्या करेगा, या तो इधर करेगा या तो इधर करेगा, मतलब या तो ये डायरेक्शन को क्लॉकवाइज करेगा या ये करेगा भाई एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हमारी लाइट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है तो वो होते हैं भाई हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स, और इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दोनों बात समझ में आई। ये एक एग्जाम्पल है जो बड़ा ही फेमस है, ये है भाई हमारे पास लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है। अब ये क्या करता है, जैसे ही हम इस पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट डालते हैं वैसे ही क्या होता है, ये हमारी लाइट को, देखो ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, क्लॉक की डायरेक्शन है ना, तो ये हमारी लाइट को जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है, और इसी को हम बोलते हैं डी रोटेशन। देखो डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेशन या प्लस कंपाउंड्स, हमें ना जो कंपाउंड के नीचे कुछ भी लिखा मिल सकता है, प्लस कंपाउंड, डी कंपाउंड, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो रोटेशन है उसको हम ये सब बोलते हैं। वैसे ही हमारा होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब जैसे अभी मेरा कंपाउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा था, अब ये कौन सी डायरेक्शन है, देखो अगेंस्ट टू द क्लॉक डायरेक्शन ना, तो ये है भाई हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्या है, जो मेरा कंपाउंड है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो इस कंपाउंड को मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं इसको नेगेटिव कंपाउंड में बोल सकती हूँ, मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, एल कंपाउंड भी बोल सकती हूँ, मैं इसको लीवो रोटेटरी कंपाउंड भी बोल सकती हूँ, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन तो इसमें है ही। तो ऑप्टिकल आइसोमर की बात समझ में आई। ऑप्टिकल आइसोमर में हमारा जो कोई कंपाउंड है वो या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन दिखाता है, उसी को भाई हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है ये कौन से कंपाउंड शो करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारे कायरल कंपाउंड्स होते हैं, कायरल ग्रुप वाले कंपाउंड्स होते हैं वो शो करते हैं। इसके लिए भाई स्टीरियो सेंटर का होना ज़रूरी है। अब मैडम आप ये कैसी बातें कर रही हो, स्टीरियो सेंटर, कायरलिटी, ये सब क्या है। देखो हम पढ़ते हैं अब स्टीरियो सेंटर क्या है और कायरलिटी क्या है। देखो स्टीरियो सेंटर का मतलब है मेरे पास ऐसा कोई भी कार्बन जिसके जो चारों ग्रुप अटैच्ड है ना वो चारों ग्रुप अलग हो। मतलब देखो ABCD, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर ब्रोमीन और यहाँ क्लोरीन, चारों एटम अटैच्ड जो है मेरे पास वो चारों अलग अलग है ना, तो इसी सेंटर को हम बोलते हैं भाई स्टीरियो सेंटर। मतलब हमारे मॉलिक्यूल में किसी भी तरीके की कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई। देखो
ए सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी। मतलब भाई स्टीरियो सेंटर अगर हमारे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो यही रिस्पॉन्सिबल होगा हमारी ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, क्योंकि स्टीरियो सेंटर या कायरल मॉलिक्यूल को जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट से पास करेंगे तो ये दिखाएगा भाई ऑप्टिकल एक्टिविटी, या तो लेफ्ट साइड रोटेशन दिखा के या तो राइट साइड रोटेशन दिखा के। ठीक है, अब बात करते हैं मैडम आप कायरल कायरल बोल रहे हो, ये क्या है? कायरलिटी का मतलब भी ये होता है मेरे पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जो क्या करता है, जो जिसके जो चारों मेरे पास एटम्स हैं वो चारों अगर अलग अलग हैं तो वैसा मॉलिक्यूल मेरा होता है भाई कायरल मॉलिक्यूल, और उस ही मॉलिक्यूल का जो सेंटर है उसको हम बोलते हैं स्टीरियो सेंटर। देखो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। मैंने अभी अभी ये कंपाउंड बनाया था, ठीक है, मैंने आपको बोला यहाँ पर मेरे पास A अटैच्ड है, यहाँ पर मेरे पास B अटैच्ड है, यहाँ E और यहाँ D। तो ये जो कार्बन सेंटर है ना मेरा, ये हुआ भाई स्टीरियो सेंटर। ये स्टीरियो सेंटर क्यों हुआ? क्योंकि इसके जो चारों ग्रुप्स है ना वो चारों अलग अलग हैं। इस मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, और क्योंकि इसके चारों एटम्स अटैच्ड अलग अलग अटैच्ड है, इसलिए ये जो है मेरा वो है कायरल मॉलिक्यूल। दोनों बात समझ में आई, स्टीरियो सेंटर क्या होता है, कायरलिटी क्या होती है। अब इन दोनों में जब हम लाइट पास करते हैं तो मिलते हैं हमें ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। कौन सी लाइट? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो आप सारी बातें कनेक्ट कर पा रहे हो ना एकदम। हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी? प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, फिर हमने पढ़ी ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल आइसोमर, और हमने अब पढ़ लिया स्टीरियो सेंटर और कायरल सेंटर। देखो यहाँ एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल जो है वो बना हुआ है। मैंने आपको क्या बोला कि जो हमारे कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कोई तरीके की सिमेट्री नहीं होती। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, मेरा हैंड और ये वाला हैंड, अगर मैं इन दोनों की मिरर इमेज देखूँ, जैसे इसकी जो मिरर इमेज है और इसकी मिरर इमेज है, क्या ये दोनों ओवरलैप होती हैं एक दूसरे के ऊपर? जरा करके देखिए। इस हैंड की जो मिरर इमेज अगर आप मिरर में देखोगे तो क्या आएगी? ये वाली। अब आप इस मिरर इमेज को ओवरलैप करके देखो, देखो ऐसे आई ना, इसकी ये वाली आई, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे करूँ, देखो क्या ये ओवरलैप होती है? नहीं। थंब तो मेरा आता है इधर और इसमें मेरा थंब आता है इधर। तो यही होते हैं भाई हमारे कायरल मॉलिक्यूल, जो एक दूसरे की मिरर इमेज होने के बाद भी, मतलब हमें दिखते तो एक जैसे हैं लेकिन सुपर इम्पोज्ड नहीं होते, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होते। देखो ये एक सुंदर सा एग्जांपल जो मैं जिसकी मैं बात कर रही थी, उसमें देखो एक कार्बन एटम है, उसके पास जो चारों मॉलिक्यूल है वो अलग अलग है। देखो ये दिखने में एकदम एक जैसे हैं, जब मैं इनकी मिरर इमेज बना रही हूँ तो बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे ही मैंने इस मॉलिक्यूल को पकड़कर इस मॉलिक्यूल के ऊपर रखा, वैसे ही क्या हुआ, इसका जो पिंक पार्ट है वो इसके येलो पे आया, इसका येलो वाला इसके पिंक पे। तो क्या ये इमेजेस सुपर इम्पोज हुई? जी नहीं। तो यही है भाई कायरलिटी। तो कायरल मॉलिक्यूल समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं अच्छा खासा। देखो ये भी हमने बात करी थी, ये मैं बता रही थी जो आपको हैंड वाला एग्जाम्पल। ये जो कंपाउंड है इसकी मिरर इमेज है भाई ये, ठीक है। अब देखो मैंने इस कंपाउंड को क्या किया, एज इट इज उठा के अगर मैं इसको यहाँ रख देती हूँ तो ये जो मेरा R मॉलिक्यूल है वो आ जाएगा यहाँ पर, मेरा H आएगा यहाँ पर, NH2 आएगा यहाँ पर, और COOH आएगा यहाँ पर। तो ये दिखने में तो एक जैसे हैं, बिल्कुल इनके मिरर इमेजेस एक जैसी है, बट ये सुपर इम्पोज नहीं होते, और वैसे ही होते हैं भाई हमारे हैंड्स। जैसे इस हैंड की इमेज को मैं उठाकर यहाँ रख दूँ तो क्या इसका हैंड इधर आएगा? नहीं, इसकी लिटिल फिंगर इधर आएगी और इसका थंब आएगा अपोजिट साइड। तो ये तो बात हुई भाई हमारी कायरलिटी की। अब हम बात करते हैं ए कायरल मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं। देखो इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना उसमें ए कायरल का मतलब होता है सिंपल सिंपल नॉट। तो जो कायरलिटी में काम हो रहा है वो काम नहीं हो रहा होगा हमारे ए कायरल मॉलिक्यूल्स के अंदर। बात समझ में आई? जैसे हमारे कायरल मॉलिक्यूल्स जो थे वो क्या थे? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। लेकिन हमारे जो कायरल मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं भाई? सुपर इम्पोज्ड मिरर इमेजेस, मतलब एग्जैक्ट कॉपी जो हमारी होती है वो होते हैं भाई हमारे कायरल मॉलिक्यूल्स। जैसे ये कोई एग्जांपल है, इसको आप इस पर रख दो, सुपर इम्पोज्ड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, एज इट इज सेम ये वाला, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कायरल मॉलिक्यूल। जैसे मैंने कोई कंपाउंड बनाया है ये वाला A B और A। अब देखो मैं इसकी बनाती हूँ भाई मिरर इमेज, तो इसकी जो मिरर इमेज है वो कैसी बनेगी? A B A और B।
अब मैं इस कंपाउंड की जो मिरर इमेज है, जो मेरा ए वाला पार्ट है, उसको मैं उठाकर बी वाले मॉलिक्यूल के ऊपर रख देती हूँ। जैसे मैंने इसको यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया, तो क्या एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगे? जी बिल्कुल होंगे, क्योंकि चारों जो बॉन्ड्स मैंने प्लेन में बनाए हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात देखो, इसका बी जाकर इस पर मॉलिक्यूल पर सुपर इम्पोज होगा, इसका बी इस पर सुपर इम्पोज हो जाएगा, इसका ए ए से सुपर इम्पोज होगा, और इसका ये वाला ए इसके ए से सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं भाई हमारे ए कायरल मॉलिक्यूल, और ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो बात समझ में आई, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लीवोरोटेटरी, कायरलिटी, स्टीरियो सेंटर, इन सबका क्या इफेक्ट है हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री पर। देखो, जैसे अभी तक हमने जो भी पढ़ा था ना, उसके बारे में बात करो। मिरर इमेजेस मतलब क्या होंगे? मिरर इमेज मतलब स्टीरियो आइसोमर होंगे, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे या ऑप्टिकली इनएक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स देखो, ऑफ ईच अदर एंड कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड। मतलब देखो, मुझे चार बातें क्लिक हो गई कि ये जो मेरा सेंटर होगा, ये होगा भाई मेरा स्टीरियो सेंटर, बिल्कुल। फिर ये जो मेरा मॉलिक्यूल होगा, ये मेरा होगा भाई कायरल मॉलिक्यूल, दो बातें। फिर मुझे ये बात समझ में कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, तो ये मेरा कंपाउंड होगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और इस फिनोमेना को मैं बोलूँगी भाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ हो रही है, ठीक है। देखो, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन ईच अदर, अमॉन्ग देम वन इज डी और एल। अब बात समझ में, डी और एल की जो हम बात करने वाले हैं वो क्या है। जैसे ही मैंने इन दो कंपाउंड्स की मिरर इमेजेस जो बनाई, तो इनमें से क्या होता है, एक कंपाउंड मेरा होता है डी और एक मेरा होता है एल। इसका मतलब ये कंपाउंड मेरी लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और जो ये है वो मेरी लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। वैसे ही सेम एग्जांपल हम एक और देख लेते हैं। जैसे मेरा ये कोई कंपाउंड है, देखो कायरल सेंटर प्रेजेंट है, चारों जो एटम्स है वो अटैच्ड है, पर चारों अलग अलग, एक होगा डी मान लो, एक होगा एल, ठीक है। देखो ये जो एरोज है ना, इनका मतलब रोटेशन मैं बता रही हूँ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इतनी सी बात है। इनैंशियोमर में जो चीज़ होती है वो क्या होती है, इनैंशियोमर जो है वो मेरे आइसोमर्स तो होते हैं, पर इक्वल अमाउंट में डी और एल फॉर्म के मिक्सचर नहीं होते। बात समझ में आई मैंने क्या बोली? जो मेरे इनैंशियोमर्स होते हैं वो मेरे एक दूसरे की मिरर इमेजेस तो होते हैं, डी और एल फॉर्म तो रखते हैं, पर ये जो डी और एल फॉर्म मेरी बनती है, मतलब मेरा डी एल या मेरा प्लस कंपाउंड या मेरा माइनस कंपाउंड, या फिर हम इनको क्या बोल सकते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन जो हो रहा है मेरा, या मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो रोटेशन है वो होगा तो सही इन कंपाउंड में, पर ये जो कंपाउंड है वो अनइक्वल रेशियो में बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये मान लूँ 80% बना होगा तो ये 20% बना होगा, ठीक है। तो देखो इनका रेशियो कैसा है, अनइक्वल। इनमें जो है 80% और 20% के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बने, तो इससे इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे उन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मतलब इनके देखो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो सेम रहती है। मतलब इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये मॉलिक्यूल सिर्फ दिखने में अलग है, बाकी ये जो काम है वो सब सही कर रहे हैं। सिर्फ जब हम प्लेन पोलराइज लाइट को पास करवा रहे हैं तब क्या कर रहे हैं, तभी थोड़ा सा चेंज क्रिएट कर रहे हैं। अब देखो, अगर ये दोनों कंपाउंड 50-50 के रेशियो में बन जाए, मतलब ये वाला भी 50% बन जाए और ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है ये भी 50% बन जाए, तो ऐसे मॉलिक्यूल भाई हमारे पास बनते हैं रैसेमिक मिक्सचर। तो मैम ये रैसेमिक मिक्सचर वही रैसेमिक मिक्सचर है कि जिसकी आप बात कर रहे थे SN1 में? हाँ बिल्कुल, ये वही रैसेमिक मिक्सचर है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो SN1 रिएक्शन में जो है वो बनता है हमारे पास रैसेमिक मिक्सचर का एक कंपाउंड। मैम हमने तो नहीं देखा था SN1 में, अब देखोगे। देखो, मिक्सचर कंटेनिंग 2 इनैंशियोमर्स, 2 इनैंशियोमर्स होते हैं इन इक्वल प्रोपोर्शन। यही बात अभी हमने की थी ना, वहां पर 80 और 20 के रेशियो में अगर बन रहे थे तो हमारे इनैंशियोमर थे। अब 50-50 के रेशियो में जब बनेंगे तो हमारे होंगे भाई रैसेमिक मिक्सचर्स विल हैव 0 ऑप्टिकल रोटेशन। देखो वहाँ भी जो है वो रोटेशन हो रहा था, ये रोटेशन हम कर रहे थे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, पर ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते थे क्योंकि ये ज़्यादा है और ये कम।
लेकिन अगर मैं इस रोटेशन को इक्वल अमाउंट में कर दूं, मतलब जितना ये रोटेट होगा उतना ही ये रोटेट हो जाए, तो इनका जो रोटेशन है वो हो जाएगा भाई जीरो रोटेशन। तो ऐसे कंपाउंड जो हैं वो हमारे होते हैं भाई रैसिमिक मिक्सचर। तो बात जब हमने SN1 की थी ना, तो हो क्या रहा था देखो उस एग्जाम्पल में, पहले हमारे पास बन रहा था भाई कार्ब केटाइन का इंटरमीडिएट। तो उस कार्ब केटाइन के इंटरमीडिएट के पास दो ऑप्शन थे। क्या ऑप्शन थे कि वहां जो मेरे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है वो दो डायरेक्शन से अटैक कर सकता है, वो इधर से भी अटैक कर सकता है और वो इधर से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि उसके पास तो जगह खाली है। तो इसलिए क्या होता है, जब इधर से अटैक करता है तो हमारे पास बनता है प्लस ब्यूटेन 2 ओल, और जब इधर से अटैक करता है तब हमारे पास बनता है भाई माइनस ब्यूटेन 2 ओल। इसको हम बोल सकते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, इसको हम बोल सकते हैं लीवो रोटेटरी कंपाउंड। तो यही बात है भाई SN1 में। तो ये SN2 में क्यों नहीं होता, क्योंकि जो SN2 में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो वो वन स्टेप मैकेनिज्म हो रही थी, और वहाँ पर जो है हमारा लिविंग ग्रुप पहले नहीं जा रहा था। वो जैसे ही हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तब हमारा जो है लिविंग ग्रुप जाता है, इसलिए उसके पास कोई स्पेस ही नहीं होता कि वहाँ पर दोनों साइड से अटैक हो सके। तो यहाँ तक बात समझ में आई रैसिमिक मिक्सचर की। अब हम बात करते हैं भाई हमारे रिटेंशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन की। ये रिटेंशन क्या होता है, देखो इसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो सिमेट्री होती है ना उसको हम क्या रखते हैं, हमेशा प्रिवेंट रखते हैं। प्रिवेंशन का मतलब उसको हम हमेशा बचा कर रखते हैं, मतलब हम किसी भी फॉर्म में उस काम को कर रहे हो, कैसे भी हमारे मॉलिक्यूल पे अटैक करवा रहे हो, पर जो हमारी सिमेट्री पहले जैसी थी वैसी ही अभी आएगी। जैसे देखो मेरे पास ये कोई कंपाउंड है, इस पर मान लो ये कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, जो पिंक वाला है मैं मान लेती हूँ ये मेरा कोई लिविंग ग्रुप है, ठीक है। देखो मैं इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ। ये मेरे पास जो है वो कोई एक लिविंग ग्रुप है, ठीक है। अब इस पर जो कोई आ रहा है नेक्स्ट अटैकिंग एलिमेंट, वो है भाई ये ग्रीन वाला, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जैसे ही मेरा लिविंग ग्रुप गया वैसे ही इस ग्रीन ने आगे यहाँ पे अटैक किया, तो क्या इसकी सिमेट्री चेंज हुई? बिल्कुल नहीं। येलो वाला येलो की जगह, ब्लू वाला ब्लू की जगह, पर्पल की जगह। सिर्फ डिफरेंस क्या क्रिएट हुआ कि यहाँ पर आकर कोई एलिमेंट जुड़ गया, मतलब जो इसकी ज्योमेट्री थी वो इसकी ज्योमेट्री एज इट इज़ रही। तो हमने क्या किया भाई, हमने इसके जो इंटीग्रिटी, हमने इसकी जो ज्योमेट्री के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी, बल्कि हमने इसको हमारा जब कंपाउंड बनाया तो इसकी ज्योमेट्री को बचाने की कोशिश की। इसी को बोलते हैं हम रिटेंशन। मतलब हमारे जो 3D अरेंजमेंट है हमारे एलिमेंट्स का, हमारी ग्रुप्स का, उनको सेव आउट करना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं भाई इन्वर्जन। ये इन्वर्जन क्या होता है, देखो ये इन्वर्जन जो एग्जाम्पल है ये होता है SN2 का एग्जाम्पल। क्यों होता है, देखो अभी बात पता चल जाएगी आपको SN2 में ये क्यों होता है। इसका मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इंटीग्रिटी। मतलब जो काम हम रिटेंशन में कर रहे थे, जहां हम अपनी ज्योमेट्री को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उसी का उल्टा काम होता है भाई हमारे रिटेंशन में। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी ज्योमेट्री है वो चेंज हो जाती है। मतलब अगर पहले डी फॉर्म था तो अब एल फॉर्म हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे आपने SN2 का एग्जाम्पल आप याद करो, SN2 में एक साइड लिविंग ग्रुप लगा हुआ था, तो जिस साइड लिविंग ग्रुप था क्या उस साइड हमारा न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है? नहीं, क्योंकि वहाँ जगह ही नहीं है। तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो अपोजिट साइड आता है। इधर से जैसे ही हमारा लिविंग ग्रुप जाता है और इधर हमारा न्यूक्लियोफाइल आता है, वैसे ही चेंज हो जाती है उसकी ज्योमेट्री। क्योंकि जो मेरा ग्रुप इधर अटैच था वो तो हट गया, लेकिन अब मेरा नया ग्रुप जो है वो इधर आया है। इसलिए यहाँ क्या हुआ, हमारी ज्योमेट्री जो है वो लूज हो गई, हमारी ज्योमेट्री का शेप और साइज चेंज हो गया। देखो SN2 का ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसमें देखो आप, ये मेरे पास कोई लिविंग ग्रुप है। अब देखो लिविंग ग्रुप जाएगा इधर से, जैसे इधर से जाएगा उससे पहले हमारे पास बनती है भाई इंटरमीडिएट स्टेट, और ये इधर से ही अटैक करने की कोशिश करेगा जहाँ इसको जगह दिखेगी। अब ये जहाँ अटैक करता है वैसे ही क्या होता है, ये ग्रुप लग जाता है इधर, और ये जो हमारा हाइड्रोजन है वो हो जाता है इधर। तो इससे हमारी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज़, SN1 जो एग्जाम्पल है वो क्या है, रैसिमिक मिक्सचर का। मतलब रैसिमिक मिक्सचर SN1 में फॉर्म हुआ, और हम ये बात याद रखेंगे कि इन्वर्जन जो है SN2 में हो रहा है। और क्यों रखा है, ये दोनों बात भाई हमने पढ़ ली। SN1 रैसिमिक मिक्सचर क्यों दिखाता है और SN2 में इन्वर्जन क्यों होता है। मैंने आपको बोला था SN1 और SN2 से हर बार एक क्वेश्चन आता है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है SN1 और SN2 का,
ठीक है। अब जो लास्ट बात हम करते हैं वो करते हैं इन्वर्जन, रिटेंशन और हमारे रेसिमाइजेशन की। एक ही मॉलिक्यूल के साथ हम इन्वर्जन भी देख लेते हैं, रिटेंशन भी देख लेते हैं, और इन दोनों का मिक्सचर जो रेसिमाइजेशन है, रेसिमिक मिक्सचर है, वो क्या बन रहा है वो भी देख लेते हैं। देखो याद करो, रिटेंशन में क्या होगा, रिटेंशन में जो है हमारी मिरर इमेज जो है वो सेम रहेगी, मतलब हमारी ज्योमेट्री कहीं से भी चेंज नहीं होगी। लेकिन हमारा जो इन्वर्जन होगा उसमें क्या होगा, हमारी इंटीग्रिटी जो हमारी ज्योमेट्री का अगर डी फॉर्म में था तो वो एल फॉर्म में हो जाएगा, मतलब ये चेंज होगा। रिटेंशन में क्या होगा, रिटेंशन में सिर्फ हमारा मॉलिक्यूल आकर चेंज होगा अपनी जगह से, पर इन्वर्जन में क्या होगा, बोन्स लोकेट चेंज हो जाएगा। देखो ऐसे होता है, जैसे मेरे पास ये कोई मॉलिक्यूल है, अब इस मॉलिक्यूल में देखो C2H5 की जगह C2H5 है, H की जगह क्या है, देखो H की जगह है H, और यहाँ जो मेरा लाइन है X की जगह यहाँ पे मेरे पास आ गया Y, और यहाँ रहा भाई CH3 की जगह CH3। देखो इस मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, इस मॉलिक्यूल में उल्टा ये काम हुआ, मतलब ये है भाई इसका मिरर इमेज, बिल्कुल है। अब इस मॉलिक्यूल में देखो, इस मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, जैसे मेरे पास ये वाला मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जैसे देखो जहाँ पर H है, डैश मेरा इस साइड, तो यहाँ भी मेरा डैश और इस पर H है, सिर्फ मेरा चेंज क्या हुआ, ये मेरा जो Y लिविंग ग्रुप है ये चेंज हुआ, X की जगह यहाँ पर आया है Y। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ भाई, जो मेरा A कंपाउंड बना है ये है रिटेंशन, जो मेरा B है भाई ये है मेरा इन्वर्जन। तो दोनों चीज़ें समझ में आई, रिटेंशन और इन्वर्जन में क्या क्या डिफरेंस है। देखो ये है मेरा रिटेंशन, ठीक है, ये है मेरा इन्वर्जन। अब जो A और B, मतलब एक तो ये मेरा, मान लो मेरी लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा, तो ये मेरी लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा। ये दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट फॉर्म है ना, D और L फॉर्म। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं भाई मेरे रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमाइजेशन का जो फॉर्म है वो है भाई D और L के अंदर। तो मैं बोल सकती हूँ जो मेरा A प्लस B है ये दिखाएगा रेसिमाइजेशन। तो सारी बातें समझ में आई। शुरू से हमने, सबसे पहले हमने पढ़ा कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, नेक्स्ट हमने पढ़ा कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या होगी, उसके बाद हमने पढ़ा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। उसके बाद इतना पढ़ने के बाद हमने देखा स्टीरियो सेंटर क्या है, कायरलिटी क्या होती है, ए कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा एनेंशियोमर्स क्या है, हमारा रेसिमिक मिक्सचर क्या है, रेसिमाइजेशन क्या है। फिर हमने पढ़ा भाई रिटेंशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में हम कैसे अपनी ज्योमेट्री को सेव करते हैं। फिर हमने पढ़ा उसी का इन्वर्जन, देन हमने तीनों चीज़ों को कंबाइंड फॉर्म में पढ़ा, रिटेंशन, इन्वर्जन और हमारा रेसिमाइजेशन। तो यहाँ पर होता है भाई हमारा चैप्टर का मोटा मोटा पार्ट खत्म। अब जो छोटी सी चीज़ बची है इस चैप्टर में वो बची है भाई रीडिंग मारने वाली बात, मतलब क्वेश्चन आ सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ से थोड़ी कम होती है, पर फिर भी अगर हमारे चैप्टर में, अगर हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है तो एक बार तो पढ़ना बनता है। तो देखो ये पढ़ते हैं हम पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स के बारे में, फटाफट हम पढ़ते हैं, 4-5 पॉइंट्स हैं, उसके बाद बस ये चैप्टर हो जाएगा सम अप। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, डाइक्लोरोमीथेन इज यूज्ड एज प्रोपेलेंट इन एरिसोल्स एज पेंट रिमूवर। डाइक्लोरोमीथेन को हम किस में यूज़ करते हैं भाई, हम इसको यूज़ करते हैं एज अ पेंट रिमूवर। और अगर इसका एक्सपोजर हम कर दें लाइट के साथ, तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर, मतलब अच्छे अमाउंट में, तो भाई हमें क्या हो सकता है, हमें चक्कर भी आ सकते हैं, बेहोश भी हो सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल, जानलेवा भी हो सकता है। तो डाइक्लोरोमीथेन का हमें मिनिमम अमाउंट जितना हमें नीड है हमें उतना ही यूज़ करना है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना लिखा है बस उतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है हमारे पास ट्राईहैलोजन, और इसमें आती है हमारी क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म के बारे में सबको पता है, क्लोरोफॉर्म को कहाँ यूज़ करते हैं। देखो ट्राईहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन आर कॉल्ड हैलोफॉर्म्स। जब क्लोरीन के साथ लगता है तो बनता है क्लोरोफॉर्म, आयोडीन के साथ यूज़ होता है तब बोलते हैं इसको आयोडोफॉर्म। और जो टिंचर आयोडीन होती है, मतलब आयोडोफॉर्म जो है, उसको हम एज अ एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं। जब हमारी जो लग जाती है, मम्मी जो दवाई लगाती है बीटाडीन, उसमें होती है आयोडीन,
वो होता है हमारा आयोडोफॉर्म। देखो क्लोरोफॉर्म जो है वो बहुत ही हार्मफुल होती है अगर उसको लाइट का एक्सपोजर मिल जाए। जब वो देखो क्लोरोफॉर्म को हम जनरली क्या करते हैं, अंधेरे कमरे में रखते हैं या डार्क बॉटल्स में रखते हैं। अगर उसको लाइट का एक्सपोजर मिल जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाती है भाई पॉइजनस सब्सटेंस में, जिसका नाम है फॉस्जीन। फॉस्जीन क्या होती है, जैसे ही क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के एक्सपोजर में आती है, लाइट के एयर के एक्सपोजर में आती है, वो कन्वर्ट हो जाती है COCl2 में और ये पॉइजनस सब्सटेंस है। ठीक है, और साथ में बन जाता है हमारा एक और प्रोडक्ट HCl। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, बस इतने ही 2-4 एक मॉलिक्यूल हैं, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा सम अप। ये है हमारा DDT। DDT का नाम सुना है, किस लिए काम में आता है? जो स्प्रे करने वाले आते हैं ना हमारी गलियों के अंदर, हमारे घरों में, वो करते हैं DDT का स्प्रे, जिससे हमारे क्या है इंसेक्ट्स नहीं हो। और कहाँ इसका स्प्रे होता है? इसका स्प्रे होता है खेतों में, है ना। फार्मर्स DDT का यूज़ करते हैं, जिससे हमारी जो सब्जियां हैं वो क्या हो जाती हैं, हम बोलते हैं ना तो केमिकल से बनी हुई है, केमिकल स्प्रे वाली सब्जी है, तो भाई वहाँ स्प्रे होता है DDT का। इसकी वजह से जो इंसेक्ट्स हैं वो मर जाते हैं। DDT इज़ यूज्ड एज अ पावरफुल इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड्स मतलब कीड़ों को मारने के लिए इसका यूज़ करते हैं, और ये है भाई DDT का एग्जाम्पल। देखो भाई, जो हमारा DDT होता है ये होता है हमारा इंसेक्टिसाइड। अब क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन आता है इसकी फुल फॉर्म से। आपको DDT की फुल फॉर्म और टिप्स होनी चाहिए। DDT हमारा होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। ये तो है भाई इसका कॉमन नेम। क्वेश्चन ये भी आता है DDT का आपको क्या लिखना है, IUPAC नेम। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली इसको स्ट्रक्चर और इसका कॉमन नेम आपको दोनों पता होना चाहिए। देखो कैसे हम इसका नेम करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे भाई नंबरिंग उस साइड से जिधर से हमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे। हमारे पास 2 कार्बन है, एक ये और एक ये। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नंबरिंग इधर करूँ तो देखो इधर 1 और 2 ही सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए मैं नंबरिंग करूँगी इस कार्बन से 1 और 2। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो सब्स्टिट्यूएंट्स लिखना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ है 1 ट्राइक्लोरो। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे क्या लिख रहा है, 2 जो है हमारा उस कार्बन पे क्या 2 फाइनल रिंग्स हैं, और उनके 1 2 3 एंड 4th पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन है। तो हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं बिस। ठीक है, उस पे हम लिखेंगे 4। देखो कितनी रिंग्स है, 2, तो उसके लिए मैंने यूज कर लिया बिस। अब 4 पे क्या है, क्लोरो, 4 क्लोरोफेनिल। ठीक है, ये खत्म हुआ हमारा सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट। अब हमारी पैरेंट चेन कितने की है, 2 की, सिंपल चेन है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इथेन। 1 ट्राइक्लोरो बिस 4 क्लोरोफेनिल इथेन। बात समझ में आई ये वाली जो हमने की है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट कंपाउंड। नेक्स्ट कंपाउंड है भाई हमारा CCl4। हमने CH2X2 पढ़ लिया, CHX3 की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं CCl4 की। इसको हम यूज करते हैं एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, और क्या नेम देते हैं हम इसको, बोलते हैं भाई पायरीन। बस इतना ही पढ़ना है, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है। नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है हमारे पास फ्रियोन, और हमारे इस चैप्टर का एकदम लास्ट स्लाइड। फ्रियोन है भाई C12। CF2Cl2 इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। जो हमारे फ्रीजर्स के अंदर जो गैस होती है उसके लिए हम बोलते हैं फ्रियोन 12। ये होता है भाई हमारा फ्रियोन। तो यहाँ खत्म होते हैं हमारे पॉली हैलोजन कंपाउंड्स की एप्लीकेशन, और हमारा चैप्टर हेलोएल्केन और हेलोएरीन होता है सम अप। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में शुरू से लेके एंड तक क्या क्या पढ़ा, छोटा सा रिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया था चैप्टर का, फिर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, फिर हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, और हमने पोलैरिटी जो है एक पार्ट में पढ़ी थी। फिर हमने नेक्स्ट पार्ट में इनका मेथड ऑफ प्रेपरेशन पढ़ा, फिर हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज देखी, फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी वो पढ़ी थी भाई SN1 और SN2 रिएक्शन। और इस चैप्टर में जो जो हमने नेम रिएक्शन पढ़ी थी वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो इस चैप्टर में जो जो मेन रिएक्शन हमने पढ़ी वो थी सैंडमायर रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, हुन-स्टिकर रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट हमने पढ़ा, ल्यूकास रिएजेंट हमने पढ़ा। ऐसे ही हमने बात की थी हैलोजिनेशन की, नाइट्रेशन की और सल्फोनेशन की। तो लास्ट पार्ट में जो हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री में भी हमने बहुत सारे बेसिक से स्टार्ट करके एनेंशियोमर, रेसिमाइजेशन, और हमने लास्ट में पढ़ा रिटेंशन और रिवर्जन। लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी वो थी भाई हमारे पॉली हैलोजन कंपाउंड्स की एप्लीकेशन, और यहाँ खत्म होता है हमारा चैप्टर हेलोएल्केन और हेलोएरीन।
तो इस चैप्टर को देखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।